नैयर से आज तो दुश्मनी हो गया मेरा, है ना, इन बुलाए मेहमान वजह से, है ना। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं है, अब आप तो समझ ही रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए पहला हेलो। क्वेश्चन। हाँ नैयर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इंशाल्लाह फिर कॉल करके बोल लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपको। पहला ऑप्शन है फिलोसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, क्योंकि फिलोसफी एक सबसे पुरानी मजहब है, नहीं मजहब नहीं, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है। बी में है फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स इन अ होलिस्टिक वे। फिलोसफी जो है आपको मदद करता है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स को होलिस्टिक वे में अंडरस्टैंड करने। सी में फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिलोसफी और एजुकेशन जो है एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू, अलग अलग पहलू नहीं है, सेम पहलू है। फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनालिटी ऑफ पर्सपेक्टिव टीचर। टीम है फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन? बी बी सी डी, सी ई, बी सी बी सी ई सेकेंड है, बी आंसर है। एकदम एक नंबर वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सबसे पहला वो तो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और डी में भी लिखा है फिलोसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव टीचर, ये भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स इन होलिस्टिक वेज। दिस शुड बी द राइट आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाइए, इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। सी में है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन में पढ़े होंगे, आपको याद होगा। और ये भी बिल्कुल सही है। ई है फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट। हाँ ये भी आपका सही है, दैट शुड बी द राइट आंसर। Philosophy and education are two sides of. हाँ बिल्कुल आमिर को, हाँ बिल्कुल आमिर को दे। आमिर को जितने भी क्लास में टीचर लोग पढ़ाएंगे, आमिर को पक्का याद रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कौन क्या पढ़ाएगा, है कि नहीं आमिर साहब? दोबारा बोल दीजिए आमिर साहब, दोबारा बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ROSS क्रॉस में। आर तो ओ एस। नीति बोली होगी, आमिर को नीति बोली होगी। हाँ नीति नीति मैम बोली दत्ता होंगी। सर बोलते हैं बहुत ज्यादा। या दत्ता सर बोले होंगे। हाँ ना ना, नीति मैम बोली होंगी, वो हमें बोलती है, वो बराबर एक ही स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म किस क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? अनेकावाद, व्यवसायिक, पब्बाजी, शंकराचार्य, सौत्रांतिक, सैद्वाद। जो बोल देगा 30 रुपये। इसका है डी है, 4 हो गया आंसर जी। 4 वैभाषिक, फिर पपाजा, अनेकवाद, अनेकवाद इसको छोड़ के, हाँ जी जी, अनेकवाद सैद्वाद इसको छोड़ के, ये किसका है जो बता बताइए। जैनिज्म। जैनिज्म का है। नहीं नहीं जैनिज्म का। जैनिज्म का है, जन जैनिज्म का है अनिकांत सैद्वाद, वो मेनिनेस। कौन बोल रही थी, असीमा बोल रही थी क्या? नहीं नहीं, हाँ वसीमा बोल रही थी। अल्टी, हेलो, हाँ जी, ऊपर करो नहीं। हाँ ये हाँ क्या है, नहीं थोड़ा सा मुंह सटा के बोलिए ना आमिर साहब। आवाज नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेट हर पर्पस ऑफ जगह इसका साउंड का द प्रॉब्लम। अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन। जी जल्दी बताइए। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी असेंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? प्लीज म्यूटेड। कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड अरे अल्लाह को म्यूट कीजिए ना जी, फट फट किए जाएंगे। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, रिलीजन, गॉड एंड साल्वेशन, racialism and originalism,
एंड 5 है वसुदेव कुटुंबकम एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इसमें से कौन हमारे 3 और 3 4 4 होगा। 3 और 3 4 4? ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है मतलब सारा क्वेश्चन। बिल्कुल। So which of the following, which combination of the following factors tends to slow down the progress in education in India? क्या क्या होगा? High interest rates in educational loans, rationalism, urban way of life, ethnicity, less emphasis on training of teacher, scarcity of ICT resources in school। ये सारे क्वेश्चंस का सही में डिस्कशन हो चुका है, आंसर बताइए। जी इसका है डी। वहीद साहब 4 नंबर। अब डिस्कशन ये क्वेश्चन का हो चुका है, लेकिन ना आज का मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। मतलब हाईएस्ट 34 है और हमको लगता है 20 से नीचे अक्सर लोगों का है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब ये कंफ्यूज वाला है। हाँ बात सही बोले, बात सही बोले। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ना बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखने वाली भी बात है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, इसलिए क्वेश्चन ना आपके सामने बार बार आना चाहिए, रिपीट, और बार बार आ रहा है। इसका देखिए, आप लोग बोले कि अरे ये तो क्वेश्चन आ चुका है, आप फिर दे दिया। हाँ, नहीं, जब तक आपको याद नहीं हो जाता है ना, तब तक आप पढ़े फिर मैं पढ़ा हूँ, ऐसा आप माइंड में बिल्कुल नहीं सेट कीजिएगा कि मैं तो क्वेश्चन में आंसरिंग कर लिया, इसका आंसर भी देख लिया, अभी सुन के क्या फायदा, नहीं सुनते कुछ और करते हैं, चैट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन को, कम से कम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, वो देखिए, कौन सा आंसरिंग कर रहे हैं वो देखिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। हाँ, और उसी पर्पज से कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि आप आंसरिंग देख लिया, आंसरिंग देख तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक नहीं? हाँ, और कई किसी क्वेश्चंस में डाउट होते तो कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following combinations will represent the disadvantaged section of Indian society? disadvantaged section of Indian society के अंदर कौन कौन सा आता है? Tribes, religious group, slum dwellers, contractual laborers, scheduled caste, city dwellers। जी बताइए। ये होगा ये। पहला सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए, रिलीजियस ग्रुप जो है, हाँ, 2 देखिए 2 3 4 में है, तो रिलीजियस ग्रुप जो है आपका डिसएडवांटेज सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं आता। 1 3 4 एंड 5, 1 3 1 आप याद कर लीजिए। ट्राइब जो है डिसएडवांटेज सेक्शन में आता है। सलाम ड्वेलर्स, ये सलाम ड्वेलर्स और सिटी ड्वेलर्स क्या है भाई? सलाम में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे आपको मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा सलाम झोपड़ी वाले लोग, हाँ, झोपड़ी वाले को कहते हैं सलाम एरिया, हाँ। सलाम एरिया वाले को सलाम ड्वेलर। एक मूवी भी आई थी सलाम डॉग करके। हबीबगंज में भी यहाँ पे भी है एक सलम्स में, वो लोग झुग्गी में रहते हैं वो सब। तो ये आपका हो गया। सिटी ट्रैवलर्स भी इसके नहीं, सिटी ट्रैवलर्स नहीं, शेड्यूल कास्ट जो एससी लोग होते हैं वो लोग आते हैं आपका इसमें डिसएडवांटेज सेक्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी डॉलर किसको बोलते हैं, ये नहीं समझ में आया। सिटी ट्रैवलर्स इसमें गूगल में सर्च कर लो, फोटो सब देख के पता चल जाएगा। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, नहीं देखे थे, लेकिन नेट में सर्च करके तुम फोटो सेंड करो। which of the following aspects focuses, किसी को मालूम है तो बोल दीजिए। सिटी डॉलर्स वही एससी एसटी कहते हैं। नहीं, सिटी डॉलर नहीं, शहर में रहने वाले हो, उसी को कहते हैं शहर में सिटी डॉलर। रहने वाले जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो सब क्या? नहीं, यहाँ छोटे से मुराद नहीं है, सिटी पे कि शहर में रहने वाले लोग को कहते हैं सिटी डॉलर्स। अच्छा, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं होगा। सलाम वाला हो जाएगा, सलाम डॉलर्स हो जाएगा, बाकी सिटी डॉलर्स नहीं होगा। चलिए, आमिर क्लियर? आमिर ढूंढने चला गया होगा। क्लियर, मिल गया। शहर में रहने वाले लोग, हाँ, शहर में रहने वाले लोग को सिटी डवेलर्स बोलते हैं। हम लोग को सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहीं से आइडिया ले लें। सलम एरिया का मतलब हो गया कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, तो सिटी डॉलर्स का मतलब शहर में रहने वाले लोग। वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फोकसेस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशन? इसमें सबसे ज्यादा फिजिकल डायमेंशन में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ होगा। So next question, identify from the list given below the correct sequence of concept formation. Select from the code answer. Concept formation आपको
करेक्ट सीक्वेंस देखना है, बताना है। तो पहला ऑप्शन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, दूसरा फेसिंग द प्रॉब्लम, तीसरा आइडेंटिफाइंग द कॉमन एलिमेंट्स, फोर्थ परसीविंग द डिफरेंसेस, फिफ्थ abstracting the common and non-common elements, sixth understanding the critical features. जी, what should be the right answer? 4 4 नंबर होगा। पहले चीजों को फेस करेंगे, तब एनालाइज करेंगे, तब कॉमन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ, तब परसीव करेंगे उसके बीच के डिफरेंस को, तब एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे, कॉमन अननोन कॉमन एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्रिटिकल फीचर्स को। बिल्कुल सही, सुप्रभात। तो ये आपका सही करेक्ट सीक्वेंसेस जो है हो जाए आपका। नेक्स्ट है आपका बिलो is given a list of 5 types of learning. Below is given a list of 5 types of learning indicated in a hierarchical arrangement as mentioned by Robert M. Gagne. From the code given, select the correct hierarchical to show your answer list. Signal learning, chain learning, rule learning. पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पहले सिग्नल लर्निंग, सिग्नल स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, उसके बाद हो जाएगा चेन लर्निंग हो जाएगा, फिर कंसेप्ट लर्निंग हो जाएगा, तब लास्ट में हो जाएगा रूल लर्निंग। और ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मतलब हर साल पूछ देते हैं, इस सब क्वेश्चंस को एकदम याद रख लीजिए। हाँ, उसके बाद आमिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग इन टॉलमन्स थ्योरी, टॉलमन्स सिस्टम। जी, फील्ड कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉसिबल इंटरवेनिंग वेरिएबल, बताना है आपको, बताइए। एक्साइटरी पोटेंशियल। देखिए इसको भी याद कर लीजिए, ये भी क्या हो गई, एक्साइटरी पोटेंशियल। उसका रिवार्डरी, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी हर साल पूछे। इस क्वेश्चन को भी पिछले बार लगभग 25-30 बार बनाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम लोग हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को ना और 1-2 बार रिपीट किया जाए। इसको रटाया तो इसका सबसे आसान तरीका ये है ना, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि ओमिशन में विथ हेल्ड आता है, जो किसी में नहीं आता है। अगर उसके साथ वो मैच हो गया और बाकी में अगर सेम नहीं है तो वो आंसर सही आ जाएगा। ऐसे ही कर सकता हूँ। ओमिशन डी वाला जो है ना, ओमिशन ट्रेनिंग डी है ना, तो 1 नंबर में आएगा, समझे? हाँ 1 आएगा, तो डी जहाँ पर अगर सेम कर गया और बाकी में अगर सेम नहीं है तो ऑटोमेटिक आप उसको छाड़ सकते हैं। लेकिन मैं अब तक 3-4 मरतबा आया है तो देखा हूँ कि ओमिशन के साथ विद हेल्ड एक ही मरतबा आया है, तो जिसकी वजह से बस डी को देखिए, मिलाइए, फौरन आपका मतलब आंसर हल हो जाएगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, इस क्वेश्चन को एकदम रट लेना है सीधे। फॉर अराइविंग एट कंडीशनिंग पैराडाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? डी नंबर ऑफ CS US वेरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। A teacher discuss in depth the problems and challenges being faced by a student with a view to help or her to arrive at a decision. Which of the following modality of guidance will designate the situation appropriately? बताइए। तुम्हारा काउंसलिंग टाइप काउंसलिंग टाइप ना, इसमें टीचर डिस्कस इन डेप्थ द प्रॉब्लम। हाँ, ये आ गया तो इसके अलावा कुछ तो होना ही नहीं चाहिए। So that should be the counseling type. So next question, which of the following tools at a guidance center can be used for ascertaining prospective success in a chosen occupation? बताइए। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड को अगर सेलेक्ट करना है तो क्या मिल गया? चलिए नेक्स्ट आपको when you read a research article published in a journal which is not peer reviewed, what aspect of the report
should you be most concerned about? Author sincerity and skill in writing, rigors reflect in reporting the research, length of the report, practical importance of the research question. What should be the right answer? सेकंड होगा, बी। rigor reflected in reporting the research. नेक्स्ट जी जी उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। क्रिएटिव देखिए आप क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में आई है कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू रीड अ रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ जर्नल व्हिच इज नॉट पीर रिव्यूड। कोई भी रिसर्च आर्टिकल अगर जर्नल में अगर पब्लिश्ड होता है और आप उसको पढ़ते हैं जो क्या है पीर रिव्यूड नहीं है, तो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड यू बी मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट? तो कौन सा एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा आप कंसर्न करेंगे रिपोर्ट में? तो रिगर रिफ्लेक्टेड इन रिपोर्टिंग इन द रिसर्च। इसमें कुछ और बोलना चाहेंगे? भाई पीयर रिव्यूड का मतलब क्या है, इसका थोड़ा समझाइए। बहुत अहम सवाल है। पीयर रिव्यूड से जहां तक मैं मुराद समझता हूं कि जब भी हम कोई जर्नल लिखें, कोई भी आर्टिकल लिखें, तो जो हमारे कलीग्स होते हैं उनसे चाहिए कि उनकी मशवरा ले लें, एक बार उनसे दिखा लें उनकी क्या राय है उस पे। तो उससे क्या होता है कि एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, उनके आइडियाज। उनकी टाइप चाहिए, टाइप मतलब क्या सही है क्या गलत है। हेलो जी क्लियर ओस्मा? हाँ जी जी जज़ाकल्लाह। नहीं वही मैं भी वही समझ रही थी, या फिर भी पूछे के कॉन्सेप्ट। अच्छा पीर रिव्यूड नहीं समझ रहे थे? नहीं मतलब जो मैं समझी वही है या फिर कुछ और पर्सपेक्टिव है वो जानना। ओह अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसर्चर कंपेयर्स टू सेट्स ऑफ करिकुलर materials in order to determine which set is more pedagogically sound in the study. Which the following factors may act as source of error? कंटेंट चॉइस बायस। कंटेंट चॉइस बी नंबर, बी आंसर। Next question आपका, for the purpose of highlighting the characteristic of a particular group of children, which of the following may be considered as the primary source? बताइए। Finding of case studies of group children with C. An organism. किस 40 क्वेश्चन है क्या? A teacher prepares a test for measuring socially acceptable behavior of participants in the school program. What type of reliability would be considered to be important? इंटररेटर। जी जी बिल्कुल। उसके बाद ये लंबा वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपका, which of the following set of factors pose hurdle in achieving targets of universalization of elementary education in India? तो कौन जो है ना आपका हर्डल होगा? अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, इसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इंडिया में अगर इसको आप अचीव करना चाहते हैं, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है हार्डल होगा, बैरियर का काम करेगा, है ना? तो इसमें आपका मटेरियल्स टू बी इंश्योर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, selectness in implementing related provisions, availability of boundary walls and safe drinking water, mindset of parents and teacher, shortage of teacher. What should be the right answer? 2 3 5 बी आंसर है 2। सेकंड ऑप्शन सेकंड 2 3 5 और 6। जी जी तो ये सही आंसर है। आसिफ भाई मैं सोच रहे थे ना कि वो शाम में जो एप्स में पिछले साल करते थे, तो उस तरीके से भी एक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिया जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और कल ही से स्टार्ट कर दिए।